गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए इस क्लास में हम पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने बताया था अगर हमारा कोई एक्स वाई वेरिएबल होता है तो इसका जो पॉइसन ब्रैकेट होता है हम लिखते हैं समेशन जे डेल एक्स डेल क्यू जे डेल वाई डेल पी जे माइनस डेल एक्स डेल पी जे डेल वाई डेल पी जे। ये हमारा कहलाता है एक्स वाई वेरिएबल का हमारा पॉइसन ब्रैकेट कहलाता है। अगर हम माने कोई हमारा एफ डायनामिकल वेरिएबल हो, एफ हमारा क्या है, डायनामिकल वेरिएबल है, जो हमारा किसका फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट का होगा, जनरलाइज मोमेंटम का होगा और साथ में टाइम का फंक्शन होगा। अगर हम इसको डीएफ डीटी करें तो डीएफ डीटी हमने बताया था, जब डीएफ डीटी करेंगे हम तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे अपॉन डेल टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जे इंटू डेल पी जे अपॉन डेल टी और प्लस डेल एफ डेल टी। यहां से डेल क्यू जे डेल टी और डेल पी जे डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू जे डेल टी को हम लिख सकते हैं क्यू जे डॉट और इसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पीजे और डेल पीजे अपॉन डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पीजे डॉट लिख सकते हैं और हैमिल्टोनियन इक्वेशन से हम इसको लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पीजे। जब हम ये दोनों वैल्यू लिख देंगे तो हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहां से हमारा ये हो जाएगा df dt इक्वल टू, यहां से हो जाएगा डेल एफ डेल क्यू जे और क्यू जे डॉट को हम क्या लिख देंगे, डेल एच डेल पी जी माइनस डेल एफ डेल पी जे और डेल एच डेल क्यू जे प्लस डेल एफ डेल टी। ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट टू टर्म है इनको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विद एच। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एफ कामा एच प्लस डेल एफ डेल टी। तो ये हमारा अगर कोई डायनामिकल वेरिएबल होता है तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, df dt इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एच विद एफ प्लस डेल एफ डेल टी। अब हम यहां से बात करने जा रहे हैं पॉइसन थ्योरम क्या होती है। पॉइसन थ्योरम कहती है अगर हमारा कोई डायनामिकल वेरिएबल होता है और उस डायनामिकल वेरिएबल में हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइसन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा कोई डायनामिकल वेरिएबल हो और ये हमारा टाइम का फंक्शन ना हो, तो जब टाइम का फंक्शन नहीं होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए df अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये हम क्या लिख देंगे, df dt इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, f कामा h प्लस डेल f डेल t इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएगी। और क्योंकि हमारा क्या है, टाइम का फंक्शन नहीं है तो डेल f डेल t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, f कामा h इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो थ्योरम कहलाती है इसी को हम बोलते हैं पॉइसन थ्योरम। अगर हमारा कोई डायनामिकल वेरिएबल टाइम से इंडिपेंडेंट मोशन शो करता है तो उसका पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ में क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पॉइसन थ्योरम बोलते हैं। और इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा में क्या लिखेंगे हम, कि अगर हमारा कोई वेरिएबल जिसका हैमिल्टोनियन के साथ में पॉइसन ब्रैकेट शून्य हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो हमारा डायनामिकल वेरिएबल क्या शो करेगा, कांस्टेंट मोशन शो करेगा। इसका अगर रिवर्स हम लिखें, इफ f कामा h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 मान लें तो हम क्या कह सकते हैं, जब f इक्वल टू h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो df dt और डेल f डेल t हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या हम लिख सकते हैं df अपॉन dt इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 और जब df dt इक्वल टू 0 हो जाएगा तो f इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा।
तो पॉइसन थ्योरम में हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हमारा कोई वेरिएबल कांस्टेंट मोशन को शो करेगा तो उसका पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टनियन के साथ में वैनिश हो जाएगा, या अगर हमारा कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका हैमिल्टनियन के साथ में पॉइसन ब्रैकेट वैनिश हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इतना सबको क्लियर हो गया? अगर ये पॉइसन थ्योरम पूछा जाता है तो पॉइसन थ्योरम में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हम वेरिएबल मानेंगे, उसको फंक्शन मानेंगे और पूरा हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। ये नहीं हमने केवल यहां से स्टेटमेंट लिखा वी नो दैट और इसको हम सॉल्व कर दिए। जब हमें पूछा जाएगा तो हम पहले पूरा यहां से पूरा पॉइसन ब्रैकेट को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद में हम इसको पूरा इसको लिखेंगे। सबको क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं किसी को? बताइए। अगला हमारा जो टॉपिक है, जैकोबी आइडेंटिटी क्या होता है। अगर हमारे दो वेरिएबल x y वेरिएबल तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, साथ में अगर हम z को भी मान लें। अगर हमारे तीन वेरिएबल हो x y z हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहां से x पॉइसन ब्रैकेट ऑफ y विद z, यहाँ पे डबल पॉइसन ब्रैकेट है हमारा। पहले हम क्या निकालेंगे, y का पॉइसन ब्रैकेट z के साथ में निकालेंगे और उसके बाद हम जो आएगा उसका पॉइसन ब्रैकेट किसके साथ निकालेंगे, x के साथ निकालेंगे। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, x के बाद हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा और यहां से हमारा हो जाएगा z कामा x, और तीसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा और यहां से हो जाएगा x कामा y इक्वल टू। ये स्टेटमेंट हमारा कहलाता है जैकोबी आइडेंटिटी। मींस अगर हमारे तीन वेरिएबल x y z हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, x y z प्लस y z x प्लस z x y। यहाँ ब्रैकेट बता रहा है कि दोनों के बीच में हमारा क्या लिया गया है, पॉइसन ब्रैकेट लिया गया है। फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या बता रहा है, y का z के साथ में पॉइसन ब्रैकेट है, z का x के साथ में पॉइसन ब्रैकेट है और थर्ड टर्म में हमारा x का y के साथ में पॉइसन ब्रैकेट है। और जब हमारे इनके पॉइसन ब्रैकेट आ जाएंगे उनका फिर हम x के साथ में पॉइसन ब्रैकेट निकालेंगे, y के साथ में पॉइसन ब्रैकेट निकालेंगे और z के साथ में पॉइसन ब्रैकेट निकालेंगे, तो तीनों का जो हमारा सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी में अगर हम मान ले हमारे तीन वेरिएबल न होकर हमारे केवल दो वेरिएबल हैं और z हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसी क्वेश्चन में माने कि हमारा z क्या है, h के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x कामा y कामा h प्लस y कामा hx प्लस h कामा x y इक्वल टू। ये हमने देखिए यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल लिए थे और तीन वेरिएबल के बाद में हमने क्या देखा कि अगर हमारा जो तीसरा वेरिएबल है ये हमारा क्या है, हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहां जहां पर हमने z लिखा था वहां पर हम क्या लिख देंगे, h को लिख देंगे। और इसी में अगर हम एक और नई कंडीशन मान लें कि हमारा जो x y वेरिएबल थे ये हमारे कैसे थे, कांस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब भी हमारा कोई वेरिएबल कांस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका हैमिल्टनियन के साथ में पॉइसन थ्योरम के हिसाब से उसका जो पॉइसन ब्रैकेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम माने x y शोज हमारे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशन, अगर ये हमारा कांस्टेंट मोशन शो करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x का पॉइसन ब्रैकेट किसके साथ में हो जाएगा, h के साथ में 0 होगा और y का पॉइसन ब्रैकेट h के साथ में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट हमें कहां से पता चलता है, ये हमारा पॉइसन थ्योरम कहलाती है। अगर हमारा कोई वेरिएबल कांस्टेंट मोशन शो करेगा तो हम उसका पॉइसन थ्योरम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से जब x 0 है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये hx 0 है hx 0 है, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं,
तो चाहे हम एच लिखे चाहे एक्स एच लिखे, दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा टर्म हमारा क्या है, वाई एच है, वाई एच की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पहले दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 + 0 हो जाएगा, और तीसरा टर्म हमारा हो जाएगा x, y = 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा h, x, y = 0। अब यहां से ये क्या हो गया कि x y जो वेरिएबल थे उनका जो पॉइसन ब्रैकेट है h के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जैकोबी आइडेंटिटी इक्वेशन। सब क्लियर है? और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइसन थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए यहां से एक्स वाई को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, और जब भी हमारे कांस्टेंट मोशन शो करेंगे तो उनका पॉइसन ब्रैकेट हम इसके साथ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई दोनों हमारे शो कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्स वाई का हम क्या लिख देंगे, x = 0 लिख देंगे। समझ में आ गया? बताइए। अब अगर इसी इक्वेशन को अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना चाहें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, देखिए अगर हम यहाँ पर वेरिएबल लिखे, यहां से देखिए हमारा क्या है, एच वाई है, तो अगर हमारे दो वेरिएबल x, y हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, -i/h और यहां से क्या लिखते हैं हम, बताइए, x y y। ये देखिए इसको हम, ये जो हमारा फार्मूला है कम्यूटेटर अलजेब्रा का फार्मूला है कि अगर हमारा एक्स वाई का जो हम कम्यूटेटर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, -i/h क्रॉस x y - yx। और अगर ये हमारे कम्यूटेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या कह सकते हैं, ये हमारा पॉइसन थ्योरम, पॉइसन ब्रैकेट का ही एग्जांपल है कम्यूटेटर अलजेब्रा। अब इसके बाद हमने जब पॉइसन ब्रैकेट समझ लिया है तो हमारा जो दूसरा ब्रैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन ब्रैकेट बोलते हैं। ये देखिए क्या होता है लैग्रेंजियन ब्रैकेट। लैग्रेंजियन ब्रैकेट में हमारा देखिए पॉइसन ब्रैकेट में हम किससे डिनोट करते हैं, ये हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और लैग्रेंजियन ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा लैग्रेंजियन ब्रैकेट। और इसका जो फार्मूला होता है, अगर हम माने दो वेरिएबल है u, v, तो इनका जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट होगा ये q और p में इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पॉइसन ब्रैकेट में हमने क्या लिया था, ये हमारे जो वेरिएबल रहते थे वो हमारे अप साइड में रहते थे, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, q और p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन जब हम लैग्रेंजियन ब्रैकेट निकालेंगे तो लैग्रेंजियन ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, del qj del pj, del qj के डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा हमारा del v। और इसके बाद हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, del pj del qj, और यहां से हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा u, यहां से हो जाएगा ये हमारा कहलाता है लैग्रेंजियन ब्रैकेट। क्लियर है सबको? देखो नीचे हमारा सेम है और ऊपर हमने क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और जब पॉइसन ब्रैकेट करते थे तो हमारा क्या रहता था, ऊपर सेम रहता था और नीचे हमारा क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। देखिए वहां पे हमने क्या निकाला था, del u del q del v del p माइनस del u del p del v del q। तो ये दोनों में अंतर है हमारा लैग्रेंजियन ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट में। यहाँ पे हमारा q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए जाते हैं और यहाँ पर जब लैग्रेंजियन ब्रैकेट निकालते हैं तो q और p को हम u और v के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल हमारी पॉइसन ब्रैकेट की तरह होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे तो u भी लैग्रेंजियन ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी ये हमारी डज नॉट इक्वल टू हो जाएगी v, u। पहली हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो हम u भी इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ से माइनस लिख देंगे। और इसको कैसे प्रूव करेंगे,
पहले हम यूवी की वैल्यू लेंगे, उसके बाद हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और उसके बाद हम यहां से जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वीयू हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि हमने बताया था अगर हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है, तो उसकी पॉइसन ब्रैकेट हमारी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ये क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। तो इसी तरीके से जब अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा तो यहाँ पर कैनोनिकल के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये लैग्रेंज ब्रैकेट क्यूपी की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी हमारी क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। तो लैग्रेंज ब्रैकेट भी हमारी इनवेरिएंट रहेगी और पॉइसन ब्रैकेट भी इनवेरिएंट रहेगी। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब यहां से देखिए, यहाँ पे हमारे यू वी और वी यू है, अगर दोनों हमारे सेम हो जाए, मींस जैसे हमने पॉइसन ब्रैकेट में निकाला था यू यू इक्वल टू वी वी इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जब भी हमारा दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, दोनों फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो उसकी लैग्रेंज जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां से सबको क्लियर है? बताइए। अब इसी में अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमारे आई और जे हैं, तो अगर हम माने क्यू आई एक है, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्यू जे है, तो क्यू आई की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, क्रोनोमीटर डेल्टा डेल्टा आई जे के बराबर। और डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी व्हेन आई इक्वल टू जे, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अदर केस, जितने भी अदर केस होंगे उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। ये भी सबको क्लियर है? अब देखो पांचवा जो हमारा है, दोनों के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पॉइसन ब्रैकेट भी है और साथ साथ में हमारा लैग्रेंज ब्रैकेट भी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन पॉइसन ब्रैकेट एंड लैग्रेंज ब्रैकेट। तो यहाँ पर दोनों के बीच में हम जब रिलेशन लिखते हैं, तो अगर हम यूएल यूआई और यहां से हम बनाए, ये हमारा क्या है, यूएल और यूआई का हमारा क्या है, लैग्रेंज ब्रैकेट है, और यहां से अगर हम यूएल यूजे का हम पॉइसन ब्रैकेट निकालें, तो फर्स्ट हमारे दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने यूएल लिया है और पॉइसन ब्रैकेट में भी यू सफिक्स में हमने क्या लिया, एल लिया है। यहां से और ये हमारे दोनों जो सेकेंड टर्म है, ये दोनों वेरी करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो हम लिखते हैं डेल्टा आई जे लिखते हैं। यहाँ पर हम आई हम पहले वाले से लेते हैं और जे हम क्या लेते हैं, दूसरे वाले से लेते हैं। ये हमारा कहलाता है रिलेशन बिटवीन लैग्रेंज एंड पॉइसन ब्रैकेट। इतना सबको क्लियर हो गया है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले अगर हम बात करें कि हमारे बाउंड मोशन और अनबाउंड मोशन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन होती है, अगर हम टोटल एनर्जी का वेरिएशन लिखे डिस्टेंस के साथ में, यहाँ पे अगर हम ये माने पोटेंशियल एनर्जी हमारी V है और ये हमारा क्या है, x है। x यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और जो x का रिलेशन होता है, अगर हम हार्मोनिक एक्सीलरेटर के केस में देखें तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, 1/2 kx² होती है। तो कहने का मतलब v और x के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, पैराबोला शेप का बनेगा। तो पैराबोला जब शेप का बनेगा इक्वेशन, तो हम इस तरीके से इसके ग्राफ को बना सकते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल वेल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करें कि टोटल एनर्जी की, अगर हम यहाँ पर मानेंगे टोटल एनर्जी को, हमारे टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हमारी क्या मान लेंगे, ये हम स्टेट लाइन मान लेंगे। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पोजीशन है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हमने लिखा है x = x0। यहाँ पे देखिए जब हम स्लोप निकालेंगे एट x = 0 पर, तो हमारा जो स्लोप होता है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारा y और x एक्सिस होता है तो स्लोप की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा b y एक्सिस पर है और x एक्सिस में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dv dx हो जाएगा।
अब यहाँ पर जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो dvdx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 पे इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बाउंड मोशन को क्या बताएंगे कि बाउंड मोशन में हमारे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। ठीक, अब अगर इसी का हम दूसरी सिचुएशन में ऐसी बात करें, यहाँ पर हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी v है, डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, लेकिन नेचर हमारा क्या है, थोड़ा सा अंतर है। इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये भी x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारी अगेन स्लोप क्या हो जाएगी, dvdx इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारे x इक्वल टू x नॉट पोजीशन है जहां पर स्लोप 0 होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इससे जब हम मूव करेंगे तो हमारी स्लोप में क्या आ जाएगी, चेंज आएगी, तो हम बोलेंगे यहां से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ये पहला केस हमारा बाउंड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा केस हमारा क्या कर रहा है, अनबाउंड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 पे हमारी स्लोप है तो dvdx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पर 0 वेलोसिटी से रेस्ट में रहता है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन समझिए, अगर हमारे इस पॉइंट पे पार्टिकल 0 वेलोसिटी से रेस्ट में है, 0 वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेस्ट में है, और वो रेस्ट में ही रहेगा, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये पॉइंट हमारा कहलाएगा x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू हम क्या कहेंगे, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इतना बताइए, क्लियर है, बताइए, आवाज आ रही सबको। देखो यहां से हमने क्या किया कि अगर हमारा कोई पार्टिकल पॉइंट पर 0 वेलोसिटी से है तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर हम करें पार्टिकल को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर दें, तो जब पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ फोर्स के लग रहा है तो सेंटर ऑफ फोर्स के टुवर्ड्स लगेगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, फिर अपनी पोजीशन में रिटर्न आ जाएगा। जैसे हमने पार्टिकल पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में फोर्स को हटाया तो पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर अगर वापस आ जाता है तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारा पार्टिकल क्या है, स्थायी अवस्था में है, और हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन जब हम फोर्स को हटा रहे हैं तो पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर फिर से वापस आ रहा है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो फोर्स हम लगाते हैं ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ फोर्स लगाते हैं। ये क्लियर है सबको। अब इसके बाद में हमारा पार्टिकल क्या था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। इसके बाद अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आया तो हम उसको कह सकते हैं पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, वापस लौट आएगा, इसका मतलब हमारा क्या है, स्थायी अवस्था है, और अगर वापस नहीं लौटेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो पॉइंट है जहां पर dvdx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या वो पॉइंट है जिस पर पार्टिकल क्या कहता है, 0 वेलोसिटी से कंप्लीटली रेस्ट की अवस्था में रहता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। ये सबको क्लियर है, बताइए। अब तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं Vx इक्वल टू हमारा क्या होता था, 1/2 kx² होता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Vx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Vx नॉट। क्यों, जब पार्टिकल हमारा कहां पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो Vx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Vx नॉट। फिर इसके बाद में ये वैरी करेगा तो 1/2 d2v dx², और यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x नॉट लिख देंगे, और पहला जो टर्म लिखेंगे dvdx भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्लोप हमने क्या मानी है,
जीरो मानी है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ में x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो हम मैकेनिक्स में जनरली लेते थे फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर लेते थे, तो हमारा इसको अगर रेफरेंस माने तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। वहां पर एक्स हमारा क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ पर भी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन हमारा किसके रेफरेंस में है, एक्स नॉट के। और एक्स नॉट हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे x माइनस एक्स नॉट, और k जो वैल्यू हो जाएगी, k हमारा क्या हो जाएगा, d2v dx स्क्वायर, मींस जो v है उसका डबल डिफरेंशिएबल। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से देखिए, जब अगर हम स्मॉल ऑक्सीलेशन के केस में हम लैग्रेंज इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, अब इसको देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल ऑक्सीडेशन। स्मॉल ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत कम होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पार्टिकल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को कब कहते हैं, कि जब हमारे जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या रहे, रेस्ट में रहे। और जब हमारे रेस्ट में रहेंगे उस समय जो हम जनरलाइज्ड फोर्स लिखेंगे, जनरलाइज्ड फोर्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू जे से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारी होती है माइनस डेल वी अपॉन डेल वी। क्यू हमारा जो फोर्स होता है उसको हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्यू हमारा, क्यूजे हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है, और वी हमारे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के कंपैरिजन में बात करेंगे तो क्यूजे को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूजे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जिसको हम क्या लिख देंगे, क्यू नॉट जे, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम क्या लिख रहे हैं, यूजे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, एक किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के रेफरेंस में ले रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने मान लिया, फिक्स मान लिया, क्यू नॉट जे है, और इससे जो वेरिएशन होगा उसको हमने क्या ले लिया है, यूजे ले लिया है। और यहाँ पर क्यू नॉट जे हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड है। यहां तक सबको क्लियर है। अब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारा क्या होती है, ऑलवेज फंक्शन होती है, किसका फंक्शन होती है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन होती है। और यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हमने किस में माना है, एक कांस्टेंट टर्म में माना है और दूसरा हमने वेरिएबल टर्म में माना है। तो अगर हम लिखना चाहें जो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी थी Q1, Q2, Q3 इनका फंक्शन होगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा किसका फंक्शन हो जाएगी, Q1 को हम क्या लिखेंगे, Q01 प्लस U1, Q2 को क्या लिखेंगे, Q02 प्लस U2। तो कहने का मतलब ये हमारा किसका फंक्शन हो जाएगी, U1, U2, U3 इसका फंक्शन हो जाएगी। बताइए ये सबको समझ में आ रहा है। यहाँ जीरो, ये हमने जो नॉट लगाया है इसका मतलब ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसको हम अभी जो इक्वेशन लिखी थी उससे अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो पहला टर्म हमारा क्या होता था, Vx नॉट। एक्स नॉट का मतलब हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने क्या माना है, Q नॉट जे माना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q01, Q02, Q03, पहला टर्म हमारा हो जाएगा Vx नॉट। दूसरा टर्म हमारा क्या होता था, dvdx। dvdx को हम कैसे लिखेंगे, dvdx, और यहां पर x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू o, या इसको हम मान लेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, 0 है। अब यहाँ पे x हमने क्या माना है, यहाँ पर qj माना है। तो जब qj मान लेंगे तो हमारे डिफरेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के केस में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन j डेल v डेल qj, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा।
जब हम स्लोप की बात करेंगे तो डीवी डी क्यू जे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थर्ड टर्म इनटू क्या होता है हमारा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा यू हो जाएगा। क्यों क्या होता है, एक्स भी होता है, पहला कांस्टेंट टर्म, दूसरा एक्स के साथ में, और तीसरा हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट के केस में, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा यूजे। फिर थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, समेशन जे, और हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जे कामा के, और यहां से हम जो फार्मूला लिखेंगे 1/2 del 2 v, और यहां से हम क्या लिख देंगे qj qk, और इसके साथ में क्या लिख देंगे, qj के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, uj हो जाएगा और uk हो जाएगा। x नॉट x माइनस x नॉट स्क्वायर होता है, तो x माइनस x नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एक uj के बराबर हो जाएगा, और दूसरा x माइनस x नॉट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, uk के बराबर हो जाएगा। ये बताइए सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से, ये अगर हम मानेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, ये जो टर्म है हमारा dv अपॉन dqj एट इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो स्लोप होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, इस पॉइंट को अगर जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको रेफरेंस मान लें, तो इसके रेफरेंस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, केवल ये थर्ड टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म हमारा स्लोप 0 होने के कारण 0 हो जाएगा, और यहां पर अगर हम रेफरेंस माने तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v इक्वल टू हम जो लिखेंगे समेशन j कामा k 1/2 del 2v del qj del qk, और यहां से हम क्या लिख देंगे, uj, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। बताइए यहां तक, बताइए बेटा, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से, इस टर्म को पूरे को अगर हम क्या मान ले, vjk या vkj मान ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से समेशन j कामा k, और यहां से हम 1/2 लगा दें, इसको हमने vjk मान लिया, और इसको हमने लिख दिया uk, ये इक्वेशन हमारी हो गई, सेकंड हो गई। यहां पर vjk की वैल्यू क्या है, vjk इक्वल टू del 2v del qj del qk, और इसकी वैल्यू अगर हमारे ये दोनों क्या होते हैं, डेरिवेटिव सिमेट्रिकल भी होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं del 2v del qk del qj, इसका मतलब हो जाएगा चाहे हम vjk ले या हम vkj ले, दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे स्मॉल एक्सलेशन के केस में v को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाले तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहां से जब हम 1/2 समेशन j, और यहां पर हम दो कोऑर्डिनेट कौन से ले रहे हैं, j k ले रहे हैं, तो यहां से जो मास लेंगे वो हम क्या ले लेंगे, मास mjk लेंगे। यहां से j को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और यहां से v को जब हम लिखेंगे तो v हमारा क्या हो जाएगा, qj डॉट और qk डॉट। ये देखिए यहां से बताइए, v² होता है तो v² का मतलब v डॉट v, तो v डॉट को हमने एक हमने टर्म ले लिया qj डॉट, और दूसरे को हमने ले लिया qk डॉट ले लिया। और qj और qk हमारे किस पे डिपेंड होंगे, uj और uk पे डिपेंड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 समेशन j mjk, और यहां से हम क्या लिख देंगे, uj डॉट और uk डॉट। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। बताइए सबको, यहां पर mjk और mkj हमारे क्या है, ये मास है जो हमारे किसका फंक्शन होगा, q1 q2 और q3 का फंक्शन होगा। बताइए,
तो अब हमारा टी भी मालूम हो गया और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, वी भी मालूम हो जाएगा। अगर हम यहां से इस टर्म को अगर हम एम जे के को अगर हम यहां से टी के टर्म में ले लें, जो हमारा कोफिशिएंट बनेगा एम का, तो यहां से अगर हम इसको एम जे को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी जे के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 समेशन जे 1/2 टी जे के, और यहां से हो जाएगा यूजे डॉट यूके डॉट, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे टीजे के हमने क्यों ले लिया, क्योंकि जो हमारा मास होगा ये भी किसका फंक्शन होगा, Q1 Q2 Q3 का फंक्शन होगा, तो यहाँ पर हम m को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीजे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और टीजे के हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी इक्वेशन बनेगी हाफ एम बी स्क्वायर में, उसके कोफिशिएंट से जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, टीजे के लिख सकते हैं। अब देखिए v की हमें इक्वेशन आ गई और साथ में हमारी t की इक्वेशन आ गई, तो अगर हम t और v जब दोनों मालूम होते हैं तो लैग्रेंजियन को कैसे लिख सकते हैं, l इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है t माइनस v हो जाता है, और जब यहां से हम दोनों को लिखेंगे, ये भी हमारा समेशन j के है, तो यहां से समेशन j के दोनों से कॉमन हो जाएगा, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t माइनस v 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t जे के यूजे डॉट यूके डॉट माइनस ये हो जाएगा वी जे के यूजे यूके, और ये हमारा हो जाएगा लैग्रेंजियन, जिसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इतना क्लियर है सबको। अब अगर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखें तो लैग्रेंजियन इक्वेशन हमारी क्या होती है, डी डी टी डेल एल डेल क्यू डॉट क्यूजे डॉट माइनस डेल एल डेल क्यूजे इक्वल टू हमारा क्या होता है 0 होता है। अगर इस एल के हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो हमारे देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पहले हम इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, के के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो के के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे के के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा यू के डॉट क्या जाएगा, यू के डबल डॉट हो जाएगा, और यहाँ से यू के का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये यू के रहेगा, क्यूजे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समेशन के, और यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी जे के, और ये हमारा हो जाएगा टी जे के यू के डबल डॉट और प्लस ये दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा वी जे के क्लियर है सबको। अब यहां पे जो हम इनका बनाएंगे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं इसको, टी जे के हमारा है, टी जे में हमारे कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, T11, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा T12 T13, कितने कंपोनेंट हो जाएंगे अगर हम n मानेंगे तो T1n, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा T21 T31, और यहां से हमारा कितना हो जाएगा Tn1। इस तरीके से हम ये क्या बना लेंगे, ये हमारे हो जाएंगे T का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा टर्म हो जाएगा यूके डॉट हमारा कितना हो जाएगा U1 डबल डॉट, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा U2 डबल डॉट U3 डबल डॉट, और ये हमारे कितने आएंगे UN डबल। फिर हमारा क्या हो जाएगा V का मिलेगा, V का भी वैसे मिलेगा हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा 1n, और यहां से हमारा V21, और ये कहां तक जाएगा Bn1 इस तरीके से, और ये हमारा फिर कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा, इसको हम लिखेंगे, दिख रहा है सबको, U1 U2 U3 UN इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताइए ये जो हमारा टीजे के था
यहाँ से हमने 1 1 1 2 मैट्रिक्स में ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमारा n कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा, और ये क्रॉस n का होगा, और ये हमारा n क्रॉस का कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम जनरल वे में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, tu डबल डॉट प्लस vu इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास में, कि जहां पर T हमारी काइनेटिक एनर्जी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और V हमारा क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए सबको क्लियर है? माइनस है ना हमारा टर्म, माइनस को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस करके क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म v वाला है ना, उसको हम जब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u के का क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और u के साथ में दूसरा कंपोनेंट था हमारा uj था, तो uj की हमने वैल्यू लिख दी, इसमें हमने uj के टर्म में डिफरेंशिएट किया है सबको, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब यहां से ये हमारी इक्वेशन मिल गई है, यहां पर हमारा क्या है इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो इसका जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं u इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, a e पावर i ओमेगा t या e पावर माइनस i ओमेगा t सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर a को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल या मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हैं, जहां पर हम क्या लिखेंगे c इनटू ak। यहाँ पर जो a कांस्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट होगा, मैट्रिक्स से ही पता चलेगा, डिटरमाइंड होगा, जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, यहाँ से एक कॉलम मैट्रिक्स ले ली, और यहाँ से e की पावर माइनस i ओमेगा t। और इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन मिलेगी, देखिए यहाँ से क्या मिलेगी, अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस i ओमेगा इंटू माइनस i ओमेगा, और माइनस i इंटू माइनस i हमारा क्या हो जाएगा, प्लस i स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस i स्क्वायर के बाद में i स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमारी मिलेगी फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, तो इसमें हमारा जो इक्वेशन मिलेगी, देखिए पहला टर्म हम क्या लिखेंगे, ये वाला तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, v11 माइनस यहाँ से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर t, पहला टर्म हमें मिलेगा। फिर इसी तरीके से दूसरा टर्म क्या मिलेगा, v21 माइनस ओमेगा स्क्वायर 21, v31 माइनस ओमेगा स्क्वायर t31। फिर दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 11 के बाद 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर t12, फिर v22 माइनस ओमेगा स्क्वायर t22। इस तरीके से हमारे n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, vn माइनस ओमेगा स्क्वायर t1n, v2n माइनस ओमेगा स्क्वायर t2n, और लास्ट में जो हमारा मिलेगा vnn माइनस ओमेगा स्क्वायर tnn। और यहाँ पर जो हमारा ये ऑपरेट हो जाएगा, ये हम u है तो इसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसके जो कोफिशिएंट से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये इक्वेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम अगर a ये ले लें तो ba माइनस ओमेगा स्क्वायर ta इक्वल टू 0, जिसमें से a के जो हमने कोफिशिएंट लिए हैं उससे ये डिटरमिनेंट बनाया है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और a यहाँ पर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, a इस मान में हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, और इसमें मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे, कि अगर हम n पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करेंगे तो हमारे कितने, ये ऑर्डर का हो जाएगा, n कॉलम का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हमारी कहलाती है सेकुलर इक्वेशन। जब हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस करते हैं तो ट्राई एटॉमिक में हम कितने मानेंगे, 3 मॉलिक्यूल मानेंगे, तो a की जो वैल्यू लेते हैं हम 3 लेते हैं, u1 u2 u3 इस तरीके से, और उसी के बाद में हम ओमेगा की जो वैल्यू निकलती है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 निकलती है। तो इस तरीके से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.